हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। इससे पिछले दो लेक्चर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम की थी कुछ टाइप। अभी हम लोग कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है। ये देखो एक टॉपिक हमने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, मतलब क्लास 7th में या 8th में पढ़ा होगा। टॉपिक का नाम था टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में क्या होता है, हम एक यूनिट टाइम का वर्क निकालते थे। जैसे किसी ने अगर ये कहा कि अ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो हम लोग ये निकालते थे कि वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन का उसका वर्क होगा 1/20। ये बात याद है। तो कुछ उस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हम लोग जो वर्क निकालेंगे एक यूनिट टाइम का वर्क निकालकर और तब प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब तब ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी करना होगा रिक्वायरमेंट वो बाद में करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अमित टेक्स 12 डेज लेस देन डेज टेकन बाय बिजॉय टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। मतलब यहां पे दो लोग हैं क्वेश्चन में, अमित एंड बिजॉय। बिजॉय को किसी काम को कंप्लीट करने में जितने टाइम लगेगा, कंप्लीट पूरा करने में, उससे अमित को 12 डेज कम लगेंगे। ठीक है। तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि लेट नंबर ऑफ डेज बिजॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इज एक्स, ले लेते हैं इसको। ठीक है। तो अगर हमने कहा लेट नंबर ऑफ डेज बिजॉय will take to complete the work equals to x। ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ डेज बिजॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू x ले लिया। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित टेक 12 डेज लेस देन बिजॉय टू कंप्लीट द वर्क। तो अमित को जो टाइम लगेगा वो बिजॉय से 12 डेज कम लगेगा। तो अगर बिजॉय को x डेज लग रहा है तो अमित को कितना लगेगा, x माइनस 12। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज अमित विल टेक इक्वल्स x माइनस 12। ये बात समझ में आई। अच्छा, जैसा मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क वाले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक यूनिट टाइम में कितना काम हो जा रहा है ये निकालते हैं। मतलब हमें x डेज या 12 डेज या 15 डेज से मतलब नहीं है, एक दिन में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट होगा हमें उससे मतलब है। ठीक है। तो अगर हम बिजॉय की बात करें तो बिजॉय अगर पूरे वर्क को x डेज में कंप्लीट कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x ऑफ द वर्क। भाई देखो सीधी सी बात है, कोई पर्सन है वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/3 ऑफ द वर्क। दूसरा पर्सन उसको 5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5 ऑफ द वर्क। तो अगर एक पर्सन है बिजॉय जो काम को x डेज में कंप्लीट कर दे रहा है, तो अगर हम बिजॉय का एक दिन का वर्क निकालें, दैट मींस फ्रैक्शन ऑफ वर्क बिजॉय विल कंप्लीट इन 1 डे। फ्रैक्शन ऑफ वर्क, फ्रैक्शन ऑफ वर्क बिजॉय will complete in 1 day is equals to 1/x होगा। भाई अगर बिजॉय x डेज में किसी काम को कंप्लीट कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x ऑफ द वर्क। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अमित का एक दिन का वर्क निकालें, मतलब हम ऐसे पूरा लिख नहीं रहे तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वर्क अमित विल कंप्लीट इन 1 डे। अमित will complete in 1 day will be equals to 1/, अच्छा अमित को x माइनस 12 डेज टोटल लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 होगा। ये बात आई समझ में।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है वर्किंग टुगेदर इट टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, अच्छा दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका वर्क ऐड होगा। भाई इस तरह सोचो, एक पर्सन ए है, वो एक मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, मार्कर बना रहा है मान लेते हैं। एक पर्सन बी है, वही मार्कर बना रहा है। ए ने एक दिन में 3 मार्कर बनाए, बी ने 2 बनाए, तो एक दिन में टोटल मार्कर कितने बने, 5। तो मतलब वर्क ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है टुगेदर इट टेक्स 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वर्क को कंप्लीट करने में टोटल डेज जो लग रहे हैं वो 8 लग रहे हैं। इसका मतलब एक दिन का वर्क बिजॉय का 1/x प्लस अमित का 1/x-12 इक्वल्स टू, अच्छा अब यहां पे बच्चों कंफ्यूजन होती है, वो इक्वल्स टू 8 लिख देते हैं। देखो दोनों मिलके साथ काम करेंगे तो 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, पूरा काम एक दिन में हो रहा है। ठीक है, 8 डेज में 8। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर ये एक दिन का काम है, ये बिजॉय का एक दिन का वर्क है, ये अमित का एक दिन का वर्क है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कंबाइंड एक दिन का वर्क आएगा। अगर दोनों मिलके 8 डेज में वर्क को पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क होगा, 1/8। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/8। ये बात समझ में आई। इसको कई बार बच्चे इक्वल टू 8 लिख देते हैं। देखो अगर 8 लिख दिया तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बिकॉज ये वर्क डन है, वर्क डन इन 1 डे, ये वर्क डन इन 1 डे है। अगर हमने 2 वर्क डन ऐड किए हैं, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क है, तो वो 8 तो टाइम हो जाएगा 8 डेज, तो वो 8 के बराबर कैसे हो सकता है, वो भी तो वर्क डन होना चाहिए। इसका मतलब ये है फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो बिजॉय ने किया एक दिन में, ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो अमित ने किया एक दिन में, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, दोनों वर्क को बना रहे हैं किसी चीज को, तो दोनों का वर्क ऐड हो गया। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस। अच्छा ये दोनों के एक दिन के वर्क का सम है। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका जो एक दिन का काम है वो 1/8 होगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू हमने कर दिया 1/8। ये बात समझ में आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x इंटू x-12, यही आएगा। अब इसको x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x-12, x-12 जाकर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x-12 प्लस, अब हम x-12 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x जाकर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x इक्वल्स टू 1/8। राइट, अब क्या होगा, ये x और x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x -12, और ये जो 8 है, ये 8 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 8 इक्वल्स टू, ये पूरी चीज जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगा x² -12x। ये बात समझ में आई क्या किया है। देखो ये चीज ऊपर गई तो x इंटू एक्स हो गया x², और x इंटू 12 हो गया -12x, तो x² -12x यहां आ गया, और ये 8 इधर आएगा तो 8 टाइम्स 2x -12 होगा। तो सॉल्व कर ले इसको, तो ये कितना आएगा, 8 इंटू 2 16x माइनस 12 इंटू 8 होता है 96 इक्वल्स टू x² -12x। अगर हम सारे टर्म्स को उधर भेज दें तो यह आ जाएगा 0 इक्वल्स टू x² -12x, और ये 16x भी इधर से इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो -12x -16x हो जाएगा -28x, प्लस ये 96 इधर जाएगा तो 96 होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो 96 होता है 24 इंटू 4, तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 24 एंड 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू x² -24x -4x प्लस 96। राइट, अब इससे कॉमन लेंगे तो कॉमन x आएगा, क्या बचेगा, यहां बचा x -24, फिर इससे कॉमन आएगा -4, तो बचेगा x -24,
तो ये आ गया हमारा x माइनस 4 और x माइनस 24 यहां से, तो ये आ रहा है x माइनस 4 एंड x माइनस 24 इक्वल्स 0, राइट, ये आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल्स 0, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और दूसरा x माइनस 24 इक्वल 0, तो यहां से x की वैल्यू 24 आ जाएगी, आएगी। अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, हम ये चेक करेंगे क्या कोई वैलिड रीजन है, किसी एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हमें एक केस दिया था कि जो अमित है वो बिजॉय से 12 डेज कम में वर्क को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम x को 4 लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू, तो अगर हम यहां x को 4 रखते हैं तो 4 माइनस 12 मतलब -8 आएगा। दैट मीन्स अमित -8 डेज में ही काम पूरा कर लेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर x इक्वल्स टू 4 अमित विल कंप्लीट द वर्क इन नेगेटिव नंबर ऑफ डेज विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल्स टू, हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 24, ठीक है। x 24 आ गया। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि वर्ड प्रॉब्लम में कई बार ऐसा होता है कि हमने x की वैल्यू निकाल दी, अब हो सकता है कि क्वेश्चन में x नहीं पूछा हो, कुछ और पूछा हो, x को यूज करके आगे कुछ और निकालना हो। तो याद रखना क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम में जब भी x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन जहां पे वो लिखा होता है कि उसको चाहिए क्या, व्हाट इज इट इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उस लाइन को रीड करेंगे, देखेंगे, और फिर हम अपना आंसर फाइनल लिखेंगे कि अच्छा ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बिजॉय टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग अलोन, ठीक है। तो यहां पे x ही पूछ रहा है बिकॉज बिजॉय को हमने अज्यूम किया है कि x डेज में काम पूरा करेगा, तो इस केस में हमसे x ही पूछ रहा है, दैट मींस हमारा आंसर होगा 24 डेज। ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, ऐसे नहीं दिख देना नेग्लेक्ट कर दे रहे, रीजन लिखना पड़ेगा कि अगर हमने x को 4 लिखा तो अमित वर्क को -8 डेज में कंप्लीट कर लेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 24 इज द आंसर, दैट मींस बिजॉय विल कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ये बात समझ में आ गई। तो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम एक यूनिट टाइम में वर्क डन निकालेंगे कि एक घंटे में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो रहा है, या एक मिनट में कितना हो रहा है, या एक दिन में कितना हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एक यूनिट टाइम का वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद उस वर्क डन को ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा करना होगा वो करके, जिसके इक्वल करना इक्वल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और बात मैंने कहा ऐड या सब्ट्रैक्ट, देखो कई बार ऐसा होता है, यहां पे हमने ऐड क्यों किया, यहां पे हमने प्लस का साइन लगाया है क्योंकि दोनों मिलके वर्क को साथ में कर रहे हैं, दोनों बिल्ड कर रहे हैं किस चीज को, एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये जो बिजॉय है ये किसी वर्क को कर रहा है, मतलब मान लेते एक वॉल है, बिजॉय वॉल को बना रहा है, दूसरे तरफ से अमित जो है वॉल को तोड़ रहा है, गिरा रहा है, वॉल को तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अमित का जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वर्क हो जाएगा, बिजॉय का कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव वर्क होगा। तो इस केस में यहां पे माइनस होता, मतलब ये बिजॉय का वर्क माइनस अमित का वर्क, क्योंकि अमित क्या कर रहा है, अमित बॉल बना नहीं रहा है, बिल्ड नहीं कर रहा, उसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि जैसे कोई टैंक है, उसमें एक पाइप हमने लगा दिया एंड वो पाइप उसको 12 आवर्स में फिल कर देता है टैंक को, नीचे एक आउटलेट है, एम्प्टी करने के लिए पाइप है, जिसको अगर ओपन कर दिया जाए तो 20 आवर में वो टैंक को एम्प्टी कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ये दोनों पाइप साथ में ओपन कर दिए गए, तो अगर साथ में ओपन कर दिए गए तो फर्स्ट वाला टैंक फिल कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्टिव वर्क है, और सेकेंड वाला एम्प्टी कर रहा है तो वहां पे माइनस हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो फिल करने वाला पार्ट होगा माइनस जो एम्प्टी कर रहा है इक्वल्स टू जो वैल्यू दी है। तो याद रखना वो जो बीच में साइन है प्लस या माइनस, वो डिपेंड करता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक बना रहा है तो एक गिरा रहा है, या एक पाइप अगर फिल कर रही है तो एक फिर उसको खाली कर रही है, एम्प्टी कर रही है, ये हमें देख के करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, देखो अच्छा ये थोड़ा सा मेंजुरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ एरिया वगैरह, पेरीमीटर वगैरह, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, देखो अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज इट्स लेंथ x सेंटीमीटर। अब यहां हमने अज्यूम नहीं किया है कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, क्वेश्चन दिया है ऐसा क्वेश्चन में,
तो हम यहां ये नहीं लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू एक्स, क्यों क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है। और क्या दिया है, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया दिया है, तो हमारा जो एरिया है वो है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो लेंथ दी है वो x दी है, तो इसका मतलब हमारा लेंथ हो गया x, क्लियर। फिर कह रहा है राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया दे रखा है 105, यहां रख दे, और लेंथ दे रखा है x, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 105 इक्वल्स टू x इंटू बी होगा। भाई सीधी सी बात है, एरिया दिया 105, हमने यहां रख दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। लेंथ की वैल्यू x दी है तो हमने लेंथ की जगह x रख दिया, ठीक। यहां से अगर हम ब्रेथ निकालते हैं तो ये x अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 105 बाय x इक्वल्स टू b। तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया 105 अपॉन x। हमसे यही तो बोला था, क्या बोला था, राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x, मतलब हमें ब्रेथ को रेक्टेंगल के, जो गिवन रेक्टेंगल है उसको एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ x। तो कितना आ रहा है 105 अपॉन x आ रहा है, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है, गिवन दैट its perimeter is 44 centimeter, write down an equation in x and solve it to determine the sides of the rectangle। हमसे एक चीज और हमें दे रखी है, वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है, गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख ले पहले, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब हमें दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये वैल्यू पेरीमीटर की दे रखी है 44। तो हमसे कह रहा है कि एक इक्वेशन बनाओ इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एंड फिर यूजिंग दैट वैल्यू हमें डायमेंशंस बताने हैं रेक्टेंगल के क्या है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 44, तो अगर पेरीमीटर 44 है तो यहां रख दो 44 इक्वल्स टू 2। अच्छा एल प्लस बी, इक्वेशन एक्स के टर्म में बनानी है, मतलब एल भी हटाना पड़ेगा, बी भी हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में एल एक्स दिया है तो एल की जगह हमने एक्स रख दिया, और अभी हमने b को निकाला है x के टर्म में, b की वैल्यू कितनी आई है 105 अपॉन x, तो b हटा देंगे, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 105 अपॉन x। ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एक इक्वेशन बन गई किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उसको स्प्लिट करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो पहले कट जाएगा ये 2 से, तो बचा 22। 22 इज इक्वल्स टू, यहां पे 1 लिख ले, 1 और x का अगर एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम x आएगा, आएगा 1 और x का एलसीएम x आएगा। x को अगर 1 से डिवाइड कर दे x बचता है, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, ठीक है। प्लस अगर हम x से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 105 ही रहने वाला है, मतलब ये x ऊपर आ जाएगा। तो 22x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 105, सारे टर्म उस तरफ भेज दो, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ये 22x इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 22x प्लस 105 होगा। अब क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो। तो अगर स्प्लिट करना है, अगर हम 105 को फैक्टराइज करें, 22 लाना है, 105 को लिख सकते हैं 15 इंटू 7 होगा, तो 15 इंटू 7 कर लेंगे, 22 आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 होगा। तो अब इसमें यहां से कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टू ब्रैकेट मतलब टर्म से x कॉमन ले ले,
तो क्या बचेगा x माइनस 15, और फिर अगले दोनों टर्म से -7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 15। तो यहां से दो जो वैल्यू आएंगी वो आएगी x माइनस 7, x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। एक बार हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो मतलब एक वैल्यू आएगी x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, मतलब x आ जाएगा 7, और दूसरी वैल्यू आएगी x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x आ जाएगा 15। क्लियर? अब हमारा जो x है, देखो हमें पूरा डायमेंशन निकालना है, सॉल्व इट टू फाइंड द डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल मतलब L और B, तो हमें L भी चाहिए और हमें B भी चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आई है वो 7 आई है और 15 आई है। अच्छा, दोनों एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर ब्रेथ की जो वैल्यू निकाली है वो आई है 105 अपॉन एक्स। तो अब एक काम करते हैं, दोनों केस में ब्रेथ निकालते हैं। तो यहां पे अगर हम ब्रेथ निकालते हैं तो ब्रेथ हमारा आएगा 105 अपॉन एक्स। एक्स कितना है? 7, कैंसिल होके आएगा 15। यूनिट सबकी सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वही रहेगी। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सब जगह सेंटीमीटर यूनिट रहेगी। ठीक है, यहां पे अगर ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ हमारा फिर आएगा 105 अपॉन एक्स, मतलब 105 अपॉन 15, ये कट के 7 आएगा। अब जरा समझो, देखो रेक्टेंगल में जो उसका लॉन्गर डायमेंशन होता है उसी को लेंथ बोलते हैं, और जो शॉर्टर साइड होती है उसको ब्रेथ बोलते हैं। तो अगर हम ये वाला केस देखें तो यहां पे x जो हमने लेंथ ले रखा है वो 7 आ रहा है और ब्रेथ 15 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ब्रेथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन लेंथ। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, बिकॉज इस केस में ब्रेथ 7 आ रहा है और हमारा लेंथ जो है वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये हमारे रेक्टेंगल के डायमेंशंस आ गए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो क्वाड्रेटिक में इतना ही है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शुरू के टाइप जो थे, एक दो क्वेश्चन जो कराए थे पेपर में ज्यादातर वही आते हैं, 80% चांस है। लेकिन आ कुछ भी सकता है क्योंकि टाइप बहुत सारे हैं, तो हमें ये जज करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन दिया है इसमें किसको अज्यूम कर सकते हैं, उसके टर्म में क्या इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो बोर्ड में लास्ट 10-15 ईयर में आया है वो कर लो। उसके बाद बाकी के और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि एक रियल लाइफ सिचुएशन से कहीं से भी एक सिनारियो देख के क्वाड्रेटिक बनवा के तुमसे सॉल्व वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।